हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सिया अपनी सास मालती और पति भावेश के साथ रहती है। सब कुछ कुशल मंगल चल रहा होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक से भावेश को कैंसर की बीमारी हो जाती है। बहुत प्रयास करने के बाद भी वो बच नहीं पाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। भावेश, ए भावेश बेटा, ये क्या हो गया? तू मुझे और सिया बहू को छोड़कर नहीं जा सकता है भावेश बेटा। भावेश, भावेश उठो ना, आंखें खोलो अपनी। हम दोनों अब तुम्हारे बिना क्या करेंगे, कैसे रहेंगे? ये सच नहीं है, ये नाटक करना बंद करो और उठ जाओ भावेश। लेकिन नहीं, यही सच था। भावेश जा चुका था। उसकी मौत के बाद उसकी बड़ी बहन मोहिनी वहाँ अपने पति विराज के साथ आती है और वो दोनों वहाँ कुछ दिन रहते हैं। एक रात, यही सही वक्त है मोहिनी, हमें अपने मकसद को अंजाम देना चाहिए। हाँ विराज, मैंने माँ और सिया के खाने में नींद की दवा मिला दी थी। वो दोनों गहरी नींद में सो रहे हैं। क्रूर विराज और मोहिनी सिया और मालती के अंगूठों के छापे जायदाद के कागजों पर लगवाती हैं। 24 घंटों बाद जब सिया और मालती की नींद खुलती है, तभी वो दोनों अपने आप को घर के बाहर सड़क पर सोई हुई पाती हैं और उनका सारा सामान भी घर से बाहर फेंका हुआ होता है। बहू, ये क्या हो गया? हम यहाँ बाहर कैसे? माँ जी, हमारा सामान भी यहाँ पड़ा हुआ है। ये सब किसने किया? कहीं हमारे घर में चोर तो नहीं घुस आए? चोर नहीं, हम हैं। अब ये घर मेरा और मेरे पति विराज का है और तुम दोनों का इस घर पर कोई हक नहीं, क्योंकि मैंने तुम दोनों को नींद की दवा देकर सुलाया था और नींद में ही तुम्हारे अंगूठों के छापे भी छपवा लिए थे जायदाद के कागजों पर। बेचारी बुढ़िया और विधवा। चलो फूटो अब यहाँ से। अब तुम दोनों का यहाँ कुछ नहीं रहा। हाँ, तुम दोनों को अगर इस घर में रहना है तो तुम दोनों रह सकती हो, लेकिन नौकरानी बनकर। मालती और सिया दोनों मोहिनी और विराज से मिले धोखे से काफी ज्यादा हैरान होते हैं। आपने ये अच्छा नहीं किया दीदी। नंदोई जी, आप दोनों इतने अच्छे थे, लेकिन हमें आज पता चला कि आप दोनों ने तो बस अच्छाई का झूठा मुखौटा पहन रखा था। असल में तो आप दोनों शैतान से भी बुरे हो। तुम दोनों को एक माँ की बद्दुआ लगेगी। तुम दोनों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। अरे तुझ जैसी बेटी इस दुनिया में किसी माँ को ना जन्मे। मूर्ख नालायक कहीं की। माँ, चलो बहुत भाषण दे दिया आप दोनों ने। अब निकलो यहाँ से, वरना मैं आप दोनों को बेरहमी से धक्के मार कर निकाल दूंगी। मालती और सिया दोनों को ना चाहते हुए भी अपने ही घर को छोड़कर जाना पड़ता है। ठंड बहुत होती है और ऐसे में दोनों सास बहू कपकपाने लगती हैं। रात में उन्हें कहीं सोने की जगह नहीं मिलती, इसीलिए वो दोनों बस स्टॉप पर ही सो जाती हैं। क्या दिन दिखा रही है मेरे कोख से जन्मी हुई बेटी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी ही मेरे साथ ऐसा करेगी। माँ जी, अब जो हुआ उसे बार बार याद करके कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूँ कि अपनों से मिले घाव बहुत देर तक रहते हैं, लेकिन हमें इस मुश्किल भरे समय में हिम्मत ना हार कर आगे बढ़ना ही होगा। अपने लिए ना सही, लेकिन भावेश के लिए। तू सही कह रही है बहू, हम हार नहीं मानेंगे और अपना जीवन जी कर ही रहेंगे, चाहे कोई हमारी राह में कितने ही कंकड़ क्यों न डाले। ये हुई ना बात माँ जी। सिया और मालती अगली सुबह गांव में काम ढूंढने निकल पड़ते हैं। दिन भर काम ढूंढने पर उन्हें शाम में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करने का काम मिलता है। वो दोनों उस काम को करने के लिए ज़रा भी नहीं कतराती और मजदूरी करके पैसे कमाने लगती हैं और एक छोटे से किराए के घर में रहने लगती हैं। माँ जी, धीरे धीरे यूं ही पैसे इकट्ठा करके हम दोनों अपना एक व्यापार शुरू करेंगे। याद है आपको, हम दोनों की चाय भावेश को कितनी पसंद आती थी, और तो और बाकी लोगों को भी। हाँ बहू, सभी हमारे हाथ की कुल्हड़ चाय पीने के लिए बहाने मार कर घर आया करते थे। ये बात मैं कैसे भूल सकती हूँ। जी माँ जी, इसीलिए मैंने सोचा है कि हम दोनों अपना छोटा सा चाय का स्टॉल लगाएंगे, जहाँ हम कुल्हड़ चाय और नाश्ता बेचेंगे। अरे वाह बहू, ये तो काफ़ी अच्छा सुझाव है। इससे हम दोनों अच्छे पैसे भी कमा सकेंगे। हाँ माँ जी, बस इस व्यापार को शुरू करने के लिए हमें पैसे इकट्ठा करने होंगे, और वो तभी हो पाएगा जब हम और 1 महीने तक मजदूरी करेंगे,
क्योंकि इस समय तो हमें कोई उधार पैसे देने से रहा और हमें किसी की मदद चाहिए भी नहीं। हाँ बहू, हम दोनों 1 महीने तक मेहनत से मजदूरी करेंगे और उन पैसों से ही अपना कुल्हड़ चाय का व्यापार शुरू करेंगे। हाँ। सिया और मालती 1 महीने तक मजदूरी करके पैसे जोड़ लेती हैं और फिर अपना स्टॉल लगाती हैं, जहां वो कुल्हड़ चाय बनाकर बेचने लगती हैं। साथ ही नाश्ते में पोहे, पराठे, बिस्किट और अन्य व्यंजन भी बेचते हैं। ओहो हो, क्या स्वादिष्ट और कमाल की कुल्हड़ चाय है भाई। ये एकदम अलग ही मजा है इसे पीने का। मैं एक और कुल्हड़ चाय पीऊंगा भाई। जरूर जरूर। माता जी, बहन जी, आप दोनों का ये कुल्हड़ चाय स्टॉल तो बहुत ही शानदार है। यहाँ की कुल्हड़ चाय जैसी चाय पूरे गांव में कहीं नहीं है। स्वाद भी अच्छा है और दाम भी ज्यादा महंगा नहीं है। यूं ही हमारे चाय के स्टॉल पर चाय पीने आते रहे ना बेटा। खुश रहो। हाँ जी माता जी, धन्यवाद। अब सिया और मालती दोनों का कुल्हड़ चाय स्टॉल 1 हफ्ते में ही पूरे गांव में मशहूर हो जाता है। उनके स्टॉल के बाहर सुबह से लेकर शाम तक ग्राहकों की भीड़ लगने लगती है। इन सबको देख उस गांव का दूसरा चाय वाला लालूचंद दोनों सास बहू से बहुत जलते हैं। इन दोनों सास बहू की तो ऐसी की तैसी। मेरे तो पेट पर लात ही मार रखी है इन दोनों ने। नहीं, इन दोनों का ये कुल्हड़ चाय स्टॉल मैं चलने नहीं दूंगा। मैं इन दोनों को अपने रास्ते से हटाकर ही चैन की सांस लूंगा। लालूचंद उन दोनों सास बहू के दूध में चुपके से पानी की मिलावट करता है। अब दूध में पानी की मिलावट से कुल्हड़ चाय का स्वाद ही बदल जाएगा। तब आएगा मजा। सिया और मालती जब अपने ग्राहकों को उस पानी से मिले हुए दूध की चाय बनाकर देते हैं, तब स्वाद बदलने पर ग्राहक कहते हैं, अरे ये क्या, आज की चाय में वो बात नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ माता जी, आज कुल्हड़ चाय पीने में कुछ मजा नहीं आ रहा है। रहने दीजिए आप, अब हमें आपके यहाँ की चाय पीनी नहीं है। लेकिन बेटा मेरी बात तो सुनो। भाई साहब रुक जाइए, हम अभी दूसरी चाय बनाकर देते हैं। सिया और मालती ग्राहकों के उल्टे पांव लौट जाने से काफी परेशान हो जाते हैं। वो दोनों बाद में देखते हैं कि दूध में अधिकतर पानी ही है। ये देख वो दोनों हैरान हो जाती हैं। ये क्या, सुबह जब मैंने देखा था तब ये दूध तो एकदम सही था और अब इसमें पानी की मिलावट किसने की? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है बहू। मालती और सिया की परेशानियां और ज्यादा बढ़ने के लिए लालूचंद उस रात उनके स्टॉल से सारा सामान ही गायब कर देता है और उस गांव के कबाड़ी वाले को बेच देता है। अगली सुबह सारा सामान गायब देख वो दोनों घबरा जाती हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ बहू? हमारे स्टॉल का सारा सामान गायब हो चुका है। अब हम क्या करेंगे माँ जी? तभी उन दोनों को एक औरत आकर कहती है, अरे मालती बहन, तुम्हारे चाय के स्टॉल का सारा सामान बेच क्यों दिया कबाड़ में? कबाड़ में? नहीं, हमने नहीं बेचा बहन, चोरी हो गया है शायद। नहीं तो चोरी नहीं हुआ है, मैं अभी अभी देख के आ रही हूँ। तुम्हारे स्टॉल का सारा सामान तो वहाँ गुलशन कबाड़ी वाले के पास पड़ा है। क्या? अरे क्या? सिया और मालती दोनों फौरन गुलशन कबाड़ी वाले के पास जाती हैं और उसके पास से पता चलता है कि लालूचंद ने उस सामान को गुलशन कबाड़ी वाले को लेकर दे दिया था। ये जानने के बाद सिया और मालती अन्य गांव वासियों के साथ लालूचंद के चाय स्टॉल पर जाती हैं और सभी गांव वाले लालूचंद को उसके इस बुरे कर्म के लिए मारते हैं और उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। जिसके बाद दोनों सास बहू अपना कुल्हड़ चाय व्यापार जारी रखती हैं। रंजीत अपनी बेटी गोपी के साथ रहता है। गोपी कॉलेज में पढ़ने जाती है। रंजीत गांव में पानी पूरी बेचता है और रंजीत के हाथ की पानी पूरी सभी को बहुत पसंद आती है। अरे वाह वाह, क्या बात है रंजीत भाई साहब, आनंद ही आ गया इस पानी पूरी को खाकर। अरे पूरे गांव में इकलौते तुम ही हो रंजीत भाई, जिसके पास तरह तरह के फ्लेवर्स वाली पानी पूरी मिलती है। वरना गांव में तो सभी बस वो पुराने जमाने वाली सादी पानी पूरी बेचते हैं। धन्यवाद भाई। ये लो तुम्हारी ये मेथी फ्लावर और तुम्हारी लहसुन फ्लेवर वाली पानी पूरी। अरे मुझे ना पानी पूरी खाने के बाद वो सूखा पूरी जरूर देना। हाँ अरे क्यों नहीं, वो तो हर ग्राहक का जन्म सिद्ध अधिकार होता है ना। मैं वो आप लोगों से कैसे छीन सकता हूँ। जो भी रंजीत के पास पानी पूरी खाने आता वो उसकी तारीफें किए बगैर जा ही नहीं पाता। कुछ लोग तो रंजीत की पानी पूरी की तुलना सीधे अमृत से करते हैं और ये सब जानकर उसकी बेटी गोपी और पत्नी वसुंधरा को बहुत खुशी होती है।
ईश्वर करे बस यूं ही हमारा पानी पूरी का छोटा सा व्यापार चलता रहे। क्यों नहीं चलेगा माँ? जब पापा जैसे इतने होनहार व्यक्ति पानी पूरी बेचकर सबका पेट भरते हैं, इतनी अच्छी पानी पूरी बनाते हैं, तो कोई क्यों नहीं खाना चाहेगा इनके हाथों की पानी पूरी? हाँ गोपी बिटिया, ये बात तो तूने सही ही कही है। रंजीत जी, आप सच में बहुत अच्छी पानी पूरी बनाते हैं। शुक्रिया भाग्यवान, शुक्रिया। वैसे गोपी बिटिया, तुम्हें एक रोज की बात बताऊं? तुम्हारी माँ ने मेरे हाथों की पानी पूरी खाकर ही मुझसे प्रेम किया था और उसके बाद हमारी शादी तय हुई। ओहो, क्या बात है माँ? क्या जी, आप भी ना। वसुंधरा वहां से शर्माते हुए रसोई में चली जाती है। देखिए पापा, कैसे शर्माते हुए भागी हैं माँ। हाँ हाँ गोपी बिटिया। खैर, अब तुम खाना खाकर जल्दी से पढ़ाई करने बैठ जाओ। हाँ बिटिया, अगले हफ्ते से तुम्हारी परीक्षा है। हाँ पापा। गोपी अपनी परीक्षाओं के लिए बहुत मेहनत करती है और अच्छे नंबर लाती है, लेकिन उसके बाद एक दिन अचानक से जब गोपी कॉलेज से घर आती है, तभी वो देखती है कि उसके पिताजी की मृत्यु हो चुकी है। देख गोपी बिटिया, चले गए तेरे पापा हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर। अब हम क्या करेंगे? कैसे जिएंगे इनके बिना? पापा, ये नहीं हो सकता पापा। पापा, आप मुझे और माँ को छोड़कर नहीं जा सकते पापा। पापा। इनके अचानक से हार्ट अटैक आया है गोपी। क्या? अपने पिता के जाने के बाद गोपी अकेली हो जाती है। अब उसके पास बस अपनी बूढ़ी माँ वसुंधरा का सहारा होता है। एक तरफ कॉलेज की पढ़ाई और दूसरी तरफ घर का खर्च। अब गोपी बहुत परेशान हो जाती है। तभी वसुंधरा उससे कहती है, गोपी बिटिया, तुझे घर खर्च की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं कुछ ना कुछ काम ढूंढ लूंगी और पैसे कमा कर तेरा और अपना पेट भरूंगी। तू केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे लाडो। नहीं माँ, आप बाहर जाकर काम नहीं करोगी। आपको अस्थमा है माँ, आप घर के कामों को भी सही से कर नहीं पाती। ऊपर से आपका बढ़ता हुआ घुटनों का दर्द और बीपी की प्रॉब्लम्स। नहीं नहीं, मैं आप पर किसी तरह का बोझ नहीं डालूंगी। आप घर पर ही रहोगी माँ। लेकिन बिटिया, अगर मैं घर पर रही तो घर खर्च कैसे चलाएंगे हम? कैसे करेंगे अपना जीवन यापन? मैं पानी पूरी बेचूंगी, ठीक उसी तरह जैसे पापा बेचा करते थे। क्या? ये तू क्या कह रही है गोपी? हाँ माँ, मैं पानी पूरी बेचकर पैसे भी कमाऊंगी और साथ ही अपनी पढ़ाई को भी पूरा करूंगी। लेकिन गोपी बिटिया, तू ये दोनों काम कैसे कर पाएगी? एक वक्त पर दो नाव पर सवार होने का नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। तुझसे नहीं हो पाएगा ये बिटिया, समझने की कोशिश कर। अगर तन और मन से ठान लिया जाए तो दुनिया का कोई भी काम मुश्किल नहीं है माँ, और मैं दोनों काम अच्छे से करूंगी। बस आप मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए माँ। गोपी अब रोज सुबह कॉलेज जाया करती और दोपहर से लेकर रात तक पानी पूरी बेचने लगती है। वो ठीक अपने पिता की तरह ही पानी पूरी बेचा करती है, जिसके लिए ग्राहक उसकी प्रशंसा भी करते हैं। वाह गोपी बिटिया वाह, तुम तो एकदम अपने पिता की तरह ही पानी पूरी बनाती हो। एकदम वही स्वाद, वही अपनापन महसूस होता है तुम्हारे हाथ की पानी पूरी को खाकर। हाँ गोपी बिटिया, तुम सच में बहुत मेहनती हो। पढ़ाई के साथ साथ ये काम भी संभाल रही हो, वो भी इस उम्र में। वाकई में काबिले तारीफ काम कर रही हो तुम। भगवान तुम्हें खूब तरक्की दे। धन्यवाद बिटिया। गोपी दिन रात मेहनत मशक्कत करती है और इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी वो परीक्षा में हर बार अव्वल आती रहती है, जिससे उसकी कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की कनिका उससे जलती है। कनिका, ये गोपी दोपहर से रात तक पानी पूरी बेचती है, उसके बाद भी ये हर बार परीक्षा में अव्वल आती रहती है। ये कैसे संभव हो सकता है? और हाँ, गोपी तो तुम्हें भी पीछे छोड़ रही है अब तो। ज्यादा दांत मत दिखाओ त्रिशा, वरना मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे ये सारे सड़े हुए दांत फोड़ दूंगी। मैं कनिका हूँ और कनिका को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। अब तू देख गोपी, कैसे तेरे रास्ते की काली बिल्ली बनती है ये कनिका। कनिका और त्रिशा रात में अपने चेहरों पर कपड़ा बांधकर उसी रास्ते से जाती हैं जिस रास्ते से गोपी अपने घर की तरफ जाती है। और वो रास्ते में जाते समय अचानक से गोपी की आंखों में एक ऐसा पाउडर छिड़कते हुए भागती हैं जिससे गोपी अंधी हो जाती है। आ नहीं, मेरी आंखें! अब देखना त्रिशा,
ये अंधी गोपी अब ना तो पढ़ पाएगी और ना ही पानी पूरी बेच पाएगी है। मानना पड़ेगा कनिका, बहुत ही चालाक और चंट निकली तुम तो। क्या कहा तुमने? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। बेचारी गोपी को वहां के आस पड़ोस वाले उसके घर ले जाते हैं और वसुंधरा उसे डॉक्टर के पास ले जाती है, लेकिन डॉक्टर इलाज के लिए पूरे 3 लाख रुपए मांगते हैं। 3 लाख रुपए? जी वसुंधरा बहन, पूरे 3 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा तुम्हें, तब जाकर गोपी की आंखों का ऑपरेशन होगा। उसके बाद उसकी आंखों की रोशनी वापस से फिर लौट आएगी। लेकिन 3 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगी मैं? वसुंधरा बहुत परेशान हो जाती है। घर जाते समय रास्ते में एक आदमी भोपू में घोषणा करते हुए जाता है। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वासियों सुनो, हमारे गांव में होने जा रहा है एक 5 मिनट कुकिंग कंपटीशन। जो व्यक्ति 5 मिनट में कोई भी अच्छी डिश बनाएगा और वो अगर जजेस को पसंद आ गई तो उसे मिलेंगे पूरे 5 लाख रुपए इनाम के। सुनो सुनो सुनो। ये सब गोपी सुन लेती है। माँ, मैं इस कंपटीशन में भाग लेना चाहती हूँ, मुझे वहां ले चलो ना माँ। गोपी बिटिया, तू ये कैसी बातें कर रही है? बिना आंखों की रोशनी के तू पानी पूरी कैसे बना पाएगी? माँ, बिना देखे ही मैं महसूस करके भी पानी पूरी बना सकती हूँ। रोज बनाकर मुझे आदत सी हो गई है। आप मुझे प्लीज ले चलो ना वहां पर। गोपी के बहुत जिद करने पर वसुंधरा उसे उस कंपटीशन में ले जाती है, जहां पर अंधी गोपी पानी पूरी बना लेती है और वो पानी पूरी जजेस को काफी ज्यादा पसंद आती है, जिसके बाद वो गोपी को ही विनर बनाते हैं और वो पूरे 5 लाख रुपए का इनाम जीत लेती है और अपना इलाज कराती है। वहीं कनिका और त्रिशा दोनों का एक बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है, जिसके बाद वो दोनों जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाती हैं। इस तरह उन्हें अपने बुरे कर्मों का फल मिल जाता है। गोविंदगढ़ नामक एक गांव में 2 दोस्त रहते हैं, जिनके नाम प्रीतम और जयदीप रहते हैं। दोनों एक दिन एक व्यापार शुरू करने का सोचते हैं। यार सच में ये रोज रोज की मेहनत मशक्कत कर करके तो मैं थक गया हूँ। अब बस मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मुझे कम मेहनत करके पैसा मिले, और इसका एकमात्र उपाय है व्यापार। चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन हम दोनों दोस्त मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं। बोल, देगा ना मेरा साथ जयदीप? प्रीतम, लेकिन अरे मेरे भाई, लेकिन वो को मार गोली, मुझ पर भरोसा है ना तुझे? हाँ वो तो है। ठीक है, मैं तुझे पैसे देने के लिए तैयार हूं। तो तय रहा, हम दोनों एक नया व्यापार शुरू करेंगे और वो होगा सब्जियों का व्यापार। गांव के किसानों से कम दाम में सब्जियां खरीदकर हम शहर में ज्यादा दाम में सप्लाई करेंगे, और ज्यादातर हरी सब्जियां। लेकिन किसानों से कम दाम में क्यों खरीदना, जबकि सबसे अधिक मेहनत तो उन लोगों की ही होगी ना। ओफो, तो भी ना यार। अरे व्यापार करने में ये दूसरों के बारे में सोचते समझते नहीं बैठते, दिमाग से काम चलाना पड़ता है, दिल को पीछे छोड़कर। समझा तू? ठीक है प्रीतम और जयदीप अब सब्जियों का व्यापार शुरू करते हैं और 1 महीने में ही उन दोनों को ही ढेर सारा मुनाफा होता है। जयदीप की बीवी सुलेखा उससे कहती है, जी आज आपको सारे पैसे मिल जाएंगे ना? हाँ सुलेखा, प्रीतम और मेरे व्यापार ने काफी तरक्की की है। हम नौकरी करके 6 महीनों में जितना कमा सकते थे उतना हमने 1 महीने में कमाया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब मैं जा रहा हूँ प्रीतम के घर पर उससे अपने हिसाब के पैसे मांगने। जी ठीक है, जल्दी आइएगा वापस। हाँ सुलेखा, तुम ना आज वो घेवर बनाना। आज पैसे आने वाले हैं तो मुंह मीठा करना तो बनता है ना। देसी घी में ही बनाना, ठीक है? हाँ ठीक है, बना दूंगी। जयदीप प्रीतम के घर जाता है। जब वो उसके दरवाजे पर ताला लगा हुआ देखता है, उसका पड़ोसी उससे कहता है, अरे भाई, वो प्रीतम तो रात को ही घर खाली करके चला गया कहीं पर। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? ऐसा कैसे हो सकता है? प्रीतम मुझे बिना बताए कहाँ चला गया? उसके पास मेरे हिस्से के इतने सारे पैसे हैं। वो कहाँ गया है? कुछ पता है आपको भाई साहब? नहीं भाई, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। बस इतना जानता हूं कि वो कल रात को ही निकल चुका है गांव से अपना सारा सामान लेकर। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं प्रीतम को कहां ढूंढूंगा?
अब वो कहीं नहीं मिलेगा तुझे। तो लगता है वो तुम्हें चूना लगाकर चला गया है। तुम्हारे पैसे तो गए अब। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बेचारा जयदीप प्रीतम को गांव भर में ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलता। जयदीप और उसकी बीवी सुलेखा अब बहुत परेशान हो जाते हैं और वो दोनों पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवाते हैं। सुलेखा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि प्रीतम, मेरा जिगरी यार, मुझे इतना बड़ा धोखा दे जाएगा। उसने बहुत गलत किया है, ये मेरे साथ बहुत गलत किया है। जी, अब जो हो गया है उसे बार बार याद करके क्या फायदा। अब आगे का क्या है वो सोचना होगा हमें। मैं तो नया व्यापार शुरू करने के चक्कर में अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठा हूँ। आइंदा से कभी किसी पर विश्वास ही नहीं करूंगा। मैं कभी विश्वास नहीं करूंगा। हाँ जी, सही कह रहे हो। आप परेशान मत होइए, मैं भी नौकरी ढूंढने लगती हूँ। अगर कोई नौकरी मिल गई तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है सुलेखा। सुलेखा और जयदीप दोनों पति पत्नी अब गांव में नौकरी ढूंढने लगते हैं, लेकिन 3 से 4 दिनों तक निरंतर नौकरी ढूंढने के बाद भी उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिलती, जिस कारण वो दोनों और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी अब हम क्या करेंगे सुलेखा? नौकरी तो मिलने से रही, इतने प्रयास किए हमने। अब तो केवल एक ही उपाय है। क्या सुलेखा? मैं अपना छोटा सा ठेला लगाऊंगी गांव के बाजार में और ठेले पर घर का बना हुआ दाल चावल और सब्जी रोटी बेचूंगी। लोगों को वो बहुत पसंद आएगा। हाँ सुलेखा, ये सही सुझाव है। आजकल लोगों के घर का खाना बाहर कहीं मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। अब ऐसे छोटे से ठेले पर ही तुम्हारी सारी उम्मीदें हैं। भगवान जी साथ दे बस हमारा। सुलेखा और जयदीप दोनों मिलकर अपना एक छोटा सा ठेला लगाते हैं। वहां पर सुलेखा बढ़िया से दाल चावल बनाती है और साथ ही तरह तरह की सब्जी और रोटियां भी पकाती है, और जयदीप ग्राहकों को परोसने एवं सुलेखा का हाथ बटाने का काम करता है। इस तरह दोनों मियाँ बीवी साथ में उस ठेले को चलाने लगते हैं। अरे वाह वाह, क्या बात है। इतने स्वादिष्ट और लज्जतदार दाल चावल तो जमाना हो गया खाए हुए। बचपन की पुरानी यादें ताजा कर दी आपने तो बहन जी। हाँ हाँ, आपके ठेले पर मिलने वाला सारा खाना एकदम जायकेदार और पौष्टिक है। यहाँ तो मैं रोज आया करूँगा अब। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये लीजिए भाई साहब, आपका दाल चावल पापड़ और अचार, और ये आपका पनीर पराठा मक्खन मारकर। ओह, क्या बात है जी, क्या बात है, एकदम बढ़िया जी। जयदीप और सुलेखा के जीवन में फिर से खुशियां आ जाती हैं। वो दोनों अपने घर पर नए नए बर्तन, टीवी और फ्रिज लाते हैं। गांव में शायद ही किसी के घर में ये सब होता होगा। ये सब देख उनकी पड़ोसन भवरी उन पर बहुत जलने लगती है। नहीं, ये दोनों इतने खुश नहीं रह सकते हैं। इनके पास धीरे धीरे सब कुछ आ रहा है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं। इनकी खुशियों पर तो मैं ग्रहण लगा कर ही रखूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। भवरी उन दोनों के ठेले के सामान में दाल चावल में कंकड़ मिला देती है। रात के अंधेरे में उसे ये काम करते हुए कोई नहीं देख पाता। अब देखना, कल जब तुम्हारे ग्राहक तुम्हारे हाथ के दाल चावल खाएंगे तब उनकी जान खतरे में चली जाएगी, और इसी के साथ तुम दोनों को भी सजा मिलेगी और तुम दोनों की सारी खुशियां गम में बदल जाएंगी, जयदीप और सुलेखा। अगले दिन भवरी दूर से उनके ठेले को छुप कर देखती है। तब उसे बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि किसी भी ग्राहक को कोई परेशानी नहीं होती है, बल्कि सभी मजे से खाना खा रहे होते हैं। हैं? ये क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने अपने हाथों से कल रात को सारी सामग्री में, दालों में, चावल में कंकड़ मिलाए थे, लेकिन यहाँ तो सभी ग्राहक मजे से खाना ठूस रहे हैं। माजरा क्या है आखिर? भवरी को कोई देख ना ले, इसीलिए वो वहां से चली जाती है, और तभी उसे उसका पति जगदीश कहता है। क्यों भावरी, हो गई हैरान? सारे ग्राहकों बिना कैसी दिक्कत के खाना खाते देख। ये आप क्या कह रहे हो जी? आपको सब कैसे पता चला? रात को जब तुम चुपके से जयदीप और सुलेखा भाभी के ठेले पर जाकर उनके सामान में कंकड़ मिला रही थी, तभी मैं भी तुम्हारे पीछे ही था। मैंने तुम्हारा पीछा किया था और इसलिए मुझे सब रात को ही पता चल गया था, और मैंने वक्त रहते ही सारी सामग्री वहीं बदल दी। क्या? तभी वहां उनके घर सुलेखा और जयदीप भी आते हैं। आप दोनों? भावरी, तुम्हें इन दोनों के पेट पर लात मारते हुए शर्म नहीं आई? अरे वो ठेला इनकी रोजी रोटी है, तुमने उसके बीच में मुसीबत लाने के बारे में सोचा। भूलो मत, ये दोनों वही जयदीप और सुलेखा भाभी हैं जिन्होंने हमारी एक बार नहीं बल्कि कईयों बार मदद की है,
और हमारे सुख दुख के साथ ही रहे हैं। पड़ोसियों से भी बढ़कर हैं ये दोनों हमारे लिए। भंवरी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा महसूस होता है। मुझे माफ़ कर दीजिए जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जयदीप भाई, सुलेखा भाभी, मैं हाथ जोड़कर आप दोनों से माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं पता नहीं जलन के मारे क्या कर रही थी, ये भूल गई थी कि आप दोनों कितने अच्छे हैं और आप दोनों ने हमारी कितनी मदद की है। आप दोनों के साथ मैं इतना गलत करने जा रही थी। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अंत में आपको अपने किए का पछतावा है, ये जानकर बड़ी खुशी हुई। व्यक्ति अक्सर भावनाओं में बह जाता है, चाहे वो भावनाएं अच्छी हों या बुरी, लेकिन अंत में आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, ये जरूरी है। जयदीप और सुलेखा भंवरी को माफ कर देते हैं और उसके बाद वो दोनों खूब मेहनत करते हैं और गांव में अपना एक बड़ा ढाबा खोलते हैं। रौनकपुर कहकर एक गांव में शिवांगी अपने बूढ़े पिता जगमोहन के साथ रहती है। शिवांगी का इस दुनिया में अपने पिताजी के अलावा और कोई नहीं होता। शिवांगी भगवान शिव की परम भक्त होती है और वो हर सोमवार को सुबह सवेरे जल्दी उठकर शिव मंदिर जाकर उनकी पूजा आराधना कर उन्हें दूध अभिषेक करती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे शिवजी, कुछ ही महीनों बाद मेरी शादी होने वाली है। इतने लंबे इंतज़ार के बाद मुझे मयंक जैसा एक अच्छा वर मिल रहा है, जिसके साथ मैं अपने आगे के जीवन को बिताना चाहती हूँ। बस आपसे यही मांगना चाहती हूँ कि मेरी शादी में कोई विलम्ब ना आए और सब कुछ अच्छे से हो जाए। शिवांगी मंदिर में घंटों तक बैठकर शिव जी से बातें किया करती है। सुबह से दोपहर हो जाती है, मंदिर का परिसर खाली हो जाता है, तब भी शिवांगी वहां से नहीं जाती। एक दोपहर, अरे शिवांगी बिटिया, तुम अभी तक यहाँ पर हो? हाँ पिताजी, आपकी सेहत और लंबी उम्र की कामना कर रही हूँ, ताकि मेरे विदा होने के बाद आप सही सलामत रह सको। और देखना, मेरे शिवजी ना आपको किसी भी तरह की पीड़ा नहीं होने देंगे। वो बहुत भोले हैं और परोपकारी हैं, इसीलिए तो उन्हें भोलेनाथ कहते हैं। हाँ बिटिया, ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही। हर हर महादेव। हर हर महादेव। वैसे पिताजी, आज आप इतनी तेज दोपहरी में यहाँ क्यों आए और आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ लाडो, तू कहीं नहीं मिली तो अपने शिव जी के पास ही मिलेगी। और आज हमें बाजार जाकर तेरी शादी की बची हुई खरीदारी करनी है ना। पिछले महीने पूजा भंडार से मेरी अच्छी कमाई हुई है। बचत किए हुए पैसों से और पूजा भंडार से कमाए गए पैसों से आज हम खरीदारी कर पाएंगे। ठीक है पिताजी। जगमोहन का गांव में एक पूजा भंडार होता है, जहां वो सारी पूजा सामग्री बेचा करता है। वो अपनी बेटी के विवाह के लिए पाई पाई करके पैसे जोड़ता है और उसने अपनी बेटी को ये दिन दिखाने के लिए काफी सारे संघर्षों को पार किया होता है। शिवांगी की शादी गांव के एक अच्छे घराने वाले लड़के मयंक के साथ तय हुई होती है। शादी के 15 दिनों पहले अचानक से जगमोहन के सीने में दर्द जाग उठता है और शिवांगी उसे फौरन शहर के अस्पताल में ले जाती है। डॉक्टर, क्या हुआ? कैसे हैं मेरे पिताजी? कोई चिंता वाली बात तो नहीं है ना? देखिए, आपके पिताजी को ये स्ट्रेस के कारण हुआ है, लेकिन इन्हें कभी भी कुछ भी होने की संभावना है, क्योंकि पहले भी इन्हें दिल की बीमारी रह चुकी है। उसका इलाज कराने के बाद भी वो ठीक नहीं हुए थे पूरी तरह। तो अब आप इनके खाने पीने का ख्याल रखा कीजिएगा और इन्हें टेंशन से दूर रखिए। ठीक है डॉक्टर, धन्यवाद। घर जाने के बाद, पिताजी, आपने किस बात की चिंता की इतनी? क्या परेशानी है आपको? किसी बात की चिंता नहीं नहीं बिटिया रानी, बस जल्दी से तेरा कन्यादान कर दूं, फिर मुझे कुछ भी हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे जाने से पहले अपनी लाडो रानी की शादी होते हुए देखनी है। कैसी बातें कर रहे हैं आप पिताजी? जरूर देखेंगे आप मुझे विदा होते हुए। ये भी कोई बात हुई? हाँ, देखना, आप ना शादी में सबसे ज्यादा नाचेंगे। शिवजी है ना, वो सब संभाल लेंगे। हाँ शिवांगी बिटिया। शिवांगी और मयंक दोनों ही अपनी शादी के लिए बड़े उत्सुक होते हैं।
शादी के पहले मयंक शिवांगी से मिलकर उससे कहता है, शिवांगी, जगमोहन काका शादी के बाद अकेले कैसे रहेंगे? अभी उन्हें ये हुआ है, कल को भगवान न करे फिर से कुछ हो गया तो वो अकेले क्या करेंगे, किससे कहेंगे? हाँ मयंक, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि शादी के बाद वो हमारे घर में ही रहेंगे। माँ और पापा को इससे कोई दिक्कत नहीं है। उन दोनों से इस विषय पर मैंने बात कर ली है। मयंक, तुम सच में बहुत नेक दिल और अच्छे इंसान हो, और मैं बहुत भाग्यवान हूँ जो मुझे तुम जैसा होने वाला पति और ससुराल वाले मिले। काकी काका ने तो पिताजी से दहेज भी नहीं लिया, और तो और शादी का आधे से ज़्यादा खर्चा वो लोग ही उठा रहे हैं। मैं बहुत खुश नसीब हूँ सच में। ये सब मत कहो, हमारा रिश्ता तो स्वयं देवों के देव महादेव ने लिखा है और हमारा साथ आना भी उन्हीं के कारण हुआ है। हाँ मयंक, सो तो है। जब शिवांगी मयंक से मिलने गई होती है, उस दौरान जगमोहन को अचानक से हार्ट अटैक आता है और वो घर पर ही अपना दम तोड़ देता है और उसका देहांत हो जाता है। जैसे ही शिवांगी घर पहुंचती है, वो अपने पिताजी को मृत देखती है। ये देख एक पल में ही शिवांगी की दुनिया इधर से उधर हो जाती है। पिताजी, ये नहीं हो सकता। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते पिताजी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। पिताजी, उठिए ना पिताजी। थोड़ी देर बाद मयंक और उसके माता पिता भी वहां आ जाते हैं और सूर्यास्त होने से पहले जगमोहन का अंतिम संस्कार किया जाता है। पिताजी के जाने के बाद शिवांगी पूरी तरह टूट चुकी थी। उसका इस दुनिया में अपने पिताजी के अलावा और कोई था भी नहीं, और इकलौते वो भी अब जा चुके थे। मयंक और उसके माता पिता शिवांगी को सांत्वना देते हैं। शिवांगी बेटा, बस बेटा, अब होनी को कौन टाल सकता है भला। यूं रोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो बेटा, कुछ खा लो। तुमने पिछले 24 घंटे से कुछ भी नहीं खाया। शिवांगी खा लो कुछ, तुम बीमार पड़ जाओगी। उन लोगों के कहने पर शिवांगी अन्न के 2 निवाले खाती है। 3 दिन बाद शिवांगी, अब मयंक, तुम दोनों की शादी का दिन है कल। ये रहे तुम दोनों के कपड़े। शिवांगी बेटा, तुम इस शादी से खुश तो हो ना? खुश तो हूँ काका जी, लेकिन मेरे पिताजी की ख्वाहिश थी कि वो जाने से पहले मेरा कन्यादान कर दे, लेकिन वो नहीं कर पाए। उसी बात का बहुत दुख हो रहा है मुझे। वो तुम्हें ऊपर से देख रहे होंगे। उन्हें गए अभी तक ठीक से 1 महीना भी नहीं हुआ है और हम शादी करा रहे हैं। लेकिन हम भी क्या करें बेटा, पंडित जी ने तो पहले ही कहा है कि कल के बाद शुभ मुहूर्त सीधा 1 साल बाद है। शिवांगी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हमारी बहू नहीं बनने जा रही हो, तुम तो हमारी बेटी ही हो, और अपनी बेटी को हम किसी चीज की कमी खलने नहीं देंगे। धन्यवाद काका जी। दिल में कई सारी दर्द भरी यादें सजोकर शिवांगी अपने शादी का जोड़ा पहन लेती है और वो शादी के मंडप में पहुंचती है। तभी पंडित जी कहते हैं, कन्यादान के लिए अपने पिताश्री को बुलाओ बिटिया। वो दरअसल पंडित जी, मेरे पिताजी नहीं है इस दुनिया में, उनकी हाल ही में। तभी अचानक से हवाएं तेज चलने लगती हैं और हर तरफ धुआं धुआं छा जाता है। और तभी कुछ क्षण बाद सभी देखते हैं कि वहां पर स्वयं शिव जी प्रकट होते हैं। शिव जी को देख सबके होश उड़ जाते हैं। शिव जी आप, ये तो चमत्कार हो गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आप यहाँ कैसे? अपनी बेटी के कन्यादान के लिए एक पिता को आना ही पड़ा शिवांगी। मैं जानता हूं जगमोहन के जाने से तुम बहुत टूट चुकी हो, लेकिन बेटी, जगमोहन का इस संसार से केवल देह खत्म हुआ है, लेकिन उसकी आत्मा आज भी संसार में है। वो यही है, तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है, और मेरे होते हुए तुम्हें रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं हमेशा हर क्षण तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा बेटी। धन्यवाद शिव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। और इस प्रकार शिव जी अपनी बेटी शिवांगी का कन्यादान करते हैं और उसे आशीर्वाद देकर वहां से अदृश्य हो जाते हैं। यह अलौकिक दृश्य देख सभी चकित रह जाते हैं। शिवांगी को अपनी भक्ति का फल आखिरकार मिल ही जाता है
और वो अपने पति और ससुराल वालों संग खुशी से जीवन बिताने लगती है। सुलेखा और मनोज की एक 20 साल की बेटी होती है जिसका नाम वर्षा होता है। वर्षा गांव के कॉलेज में पढ़ने जाया करती है और उसके माता पिता दोनों गांव में लोगों की शादी ब्याह में जाकर खाना बनाया करते हैं। अरे सुलेखा बहन, मनोज भाई, आपके हाथ के बने इस खाने की खुशबू तो बहुत ही कमाल की आ रही है। अरे हो ना हो, हमारी बेटी की शादी में आए सारे मेहमान आज भर भर कर तारीफ करके जाएंगे आपकी, देखना आप। धन्यवाद भाई साहब। हाँ, धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद बहन जी। सुलेखा और मनोज के हाथ का खाना खाकर शादी में सभी मेहमान उनकी तारीफों के पुल बांधने लग जाते हैं। बांधते भी क्यों ना, सुलेखा और मनोज दोनों के हाथों में अलग सा ही जादू होता है। उनके हाथ के बने खाने को खाकर सभी उसके दीवाने हो जाते हैं। वर्षा बिटिया, जा जाकर पढ़ाई कर ले। क्यों मुझे देख रही है तू खाना बनाते समय? माँ, मुझे आपको यूँ खाना बनाते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। आप जिस तरह से खाना बनाती हो वो देखना बहुत पसंद है मुझे। अरे वर्षा बिटिया, इसी बात पर कल तुम हमारे लिए कुछ बनाओ। वैसे भी तुम्हारी परीक्षा भी खत्म हो चुकी है और तुम्हें कल की छुट्टी भी है। ठीक है पापा, मैं आप दोनों के लिए कल आप दोनों की जैसी कढ़ी चावल बनाकर खिलाऊंगी। वर्षा अगले दिन कढ़ी चावल बनाती है। उसके हाथ का कढ़ी चावल खाने के बाद मनोज और सुलेखा का चेहरा खुशी से चमक उठता है। वर्षा बिटिया, तुमने ये क्या बनाया? तुम्हारे बनाए हुए ये कढ़ी चावल तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। हाँ वर्षा बिटिया, एकदम अपनी माँ की तरह ही बनाई है तुमने कढ़ी चावल। मजा आ गया इसे खाकर। धन्यवाद माँ पापा। खाइए ना, और लीजिए, ये लीजिए ना, और कढ़ी लीजिए, चावल भी बहुत सारे हैं। मनोज और सुलेखा ने अपनी बेटी वर्षा की पढ़ाई के लिए एक अमीर सेठ बलजीत से पैसे कर्ज लिए थे, लेकिन सही समय पर वो उसे वो पैसे चुका नहीं पाते, जिस कारण बलजीत बहुत गुस्सा हो जाता है। तुझे मैंने जरूरत के समय पर पैसे दिए थे, लेकिन तूने क्या किया? लेते वक्त तो बड़ा वक्त पर आया था, लेकिन देने के वक्त पर तेरे हाथ पीछे क्यों हट गए हैं? अब बोल। बलजीत सेठ, मैं जानता हूँ मेरी गलती है। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको आपके पैसे सही समय पर सूद समेत लौटा दूंगा, लेकिन मैं अपना वादा निभाने में असफल रह गया। बलजीत सेठ, हमें बस एक और महीने की मोहलत दे दीजिए। हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे, ब्याज के साथ। बस एक महीना और। हाँ बलजीत सेठ, हम आपसे विनती करते हैं। नहीं, अब मुझे कुछ नहीं सुनना है। चलो, अब तुम दोनों को मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। मेरे घर पर नौकर बनकर रहोगे तुम दोनों, मेरे पैरों तले। क्या? मनोज और सुलेखा को ना चाहते हुए भी बलजीत के घर पर नौकर बनकर रहना पड़ता है। जब वर्षा कॉलेज से घर लौटती है तब उसे पड़ोसन से पता चलता है कि उसके माता पिता को बलजीत ने अपने घर पर नौकर बनाकर रखा है। क्या? हाँ वर्षा, अब तुम्हें ही पैसों का बंदोबस्त करके अपने माता पिता को उस बलजीत सेठ के चंगुल से छुड़वाना होगा। तुम ही अपने माँ पापा की इज्जत को फिर से लौटा सकती हो। हाँ काकी, मैं अपने माँ और पापा को उस दुष्ट बलजीत सेठ के चंगुल से छुड़वा कर ही रहूंगी। वो दोनों मेरे माता पिता हैं और वो किसी के पैरों की धूल कभी नहीं बन सकते। मैं खूब मेहनत करूंगी और जल्द से जल्द पैसे इकट्ठा करके अपने माँ और पापा को वहां से मान सम्मान के साथ वापस लाऊंगी। वर्षा ठान लेती है कि वो कुछ न कुछ काम करेगी, लेकिन गांव में उसे कहीं भी कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलता। पड़ोसन उसे कढ़ी चावल बेचने की सलाह देते हैं। कढ़ी चावल? हाँ वर्षा, कढ़ी चावल। मैंने एक दिन तुम्हारे हाथ का बना कढ़ी चावल देखा था। सुलेखा बहन बता रही थी कि तुम तो हूबहू उन्हीं की तरह बनाया करती हो। हाँ, एकदम वैसा ही बनाया था। इसीलिए अब तुम कढ़ी चावल बेचना और देखना कितनी तरक्की होगी तुम्हारी। हाँ, लेकिन मैं कहाँ बेचूंगी कढ़ी चावल? मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी ऑटो रिक्शा मेरे आंगन में वैसी ही पड़ी हुई है। तुम उस ऑटो रिक्शा को चला चला कर जगह जगह जाकर कढ़ी चावल बेच सकती हो। ठीक है काकी, धन्यवाद मुझे इतनी अच्छी सलाह देने के लिए, और साथ ही मुझे काका की ऑटो रिक्शा देकर मेरी मदद करने के लिए। अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है बेटा, तुम भी तो मेरी बेटी जैसी ही हो। जाओ बेटी, अपने माँ और पापा के सम्मान को वापस लाना है तुम्हें। हाँ काकी।
पड़ोसन के स्वर्गवासी पति की ऑटो रिक्शा चलाते हुए वर्षा अब कॉलेज के बाद कढ़ी चावल बेचने लगती है और जगह जगह जाकर कढ़ी चावल बेचने से उसकी खूब प्रगति होने लगती है। कढ़ी चावल ले लो, कढ़ी चावल, एक बार खाओगे तो दीवाने हो जाओगे। कढ़ी चावल, कढ़ी चावल, वर्षा का स्पेशल कढ़ी चावल। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। ऐसी कढ़ी चावल तो आजकल के इस नए जमाने में मिलना बहुत ही मुश्किल है। अरे लगता है इनमें डाले हुए मसाले तुमने अपने हाथों से पीसे हैं। हाँ, तभी तो ये इतने स्वादिष्ट और मजेदार लग रहे हैं। मुझे और एक प्लेट कढ़ी चावल दे दो। जी जी, लीजिए ना, ये लीजिए। वर्षा ऐसे ही गांव की हर एक गली में ऑटो रिक्शा ले जाती है और कढ़ी चावल बेचती है और इस प्रकार वो बहुत अच्छे पैसे कमाने लगती है और उसने 15 से 20 दिनों में ही ढेर सारे पैसे जोड़ लिए होते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैंने 15 से 20 दिनों के समय में इतने सारे पैसे कमा लिए हैं, वो भी केवल कढ़ी चावल बेचकर। अब मैं इन पैसों से अपने माँ और पापा को उस मूर्ख बलजीत सेठ के चंगुल से आजाद कर दूंगी। कल सुबह ही मैं उसके घर जाऊंगी। वर्षा उन पैसों को एक कनस्तर में रख देती है और सो जाती है। ये सब एक चोर ने खिड़की से देख लिया होता है और वर्षा के सोने के बाद वो चोर छुप के वर्षा के घर में घुसता है और उस कनस्तर को चुरा ले जाता है। अगली सुबह जब वर्षा उठती है तब वो उस कनस्तर को गायब देख हैरान रह जाती है। ये क्या, मेरा कनस्तर? वो कनस्तर कहाँ चला गया जिसमें मैंने पैसे रखे थे? ये क्या, खिड़की रात में खुली थी? अरे नहीं, इसका मतलब मेरे पैसे किसी ने चोरी किए हैं। नहीं नहीं। वर्षा बहुत परेशान हो जाती है और उसका रोना निकल आता है। अब मैं क्या करूंगी? कैसे छुड़ाऊंगी अपने माँ पापा को बलजीत सेठ के घर से? तभी वहां पर अचानक से पड़ोसन आ जाती है। अरे क्या हुआ बिटिया, तुम रो क्यों रही हो? काकी, मेरा कनस्तर जिसमें मैंने सारे पैसे रखे थे वो चोरी हो चुका है। क्या? चलो बेटी, अभी पुलिस थाने चलो। हम दोनों वहां जाकर पुलिस कंप्लेन करेंगे और फिर तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस मिल जाएंगे। हाँ काकी, पुलिस चोर को जरूर पकड़ लेगी। वर्षा और पड़ोसन घर के बाहर निकल ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर एक अमीर आदमी आकर वर्षा को पूरे 300 लोगों के कढ़ी चावल का ऑर्डर देता है। आश्रम में मुझे कढ़ी चावल देने हैं। सुना है इस गांव के सबसे बढ़िया कढ़ी चावल बनाती हो तुम। पूरे 300 लोगों का कढ़ी चावल? अरे वाह, इसका मतलब तुम्हारे 15 दिन की मेहनत, जितने पैसे ही मिलेंगे तुम्हें इस ऑर्डर से। अब जो हुआ सो हुआ, चोर पैसे चुरा कर ले गया, लेकिन तुम्हें दुखी होकर अपनी हिम्मत नहीं हारनी है और अब जो नया मौका मिला है उसका पूरा लाभ उठाकर अपना काम अच्छे से करना है। हाँ काकी। पड़ोसन भी उस दिन वर्षा की मदद करती है और वर्षा समय पर वो ऑर्डर पूरा करके कमाए हुए पैसों से अपने माँ पापा को बलजीत सेठ के चंगुल से आजाद करती है। कुछ दिनों बाद गांव की पुलिस उस चोर को भी पकड़ लेती है और वर्षा को वो पैसे भी वापस मिल जाते हैं। वर्षा अपनी पढ़ाई के साथ साथ कढ़ी चावल बेचना जारी रखती है और खूब तरक्की करती है। सूरजपुर नामक एक गांव में प्रमोद अपनी मां सुरेखा, पिता उदय और नाना जी कांतिलाल के साथ रहता है। प्रमोद कॉलेज में पढ़ने जाया करता है। वहीं गांव में उसके माता पिता का ढाबा होता है, जहां सुरेखा और उदय दोनों अपने हाथ का बना स्वादिष्ट और लजीज खाना बेचा करते हैं। सुरेखा, ये लो, जल्दी से ये पापड़ तल दो और 4 ग्लास मसाला छाछ बना दो। तब तक मैं चुकंदर के पराठे तैयार करता हूँ, टेबल नंबर 3 के लिए। ठीक है प्रमोद के पापा। उदय और सुरेखा 50 से ऊपर होने के बावजूद भी काम में काफी फुर्तीले होते हैं। दिसंबर का महीना अब खत्म होने वाला होता है और इसी के साथ अब ठंड काफी ज्यादा बढ़ने लगती है। अरे वाह 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 उदय भाई साहब, वाह! तुम्हारे ढाबे के ये गर्मा गर्म मक्खन वाले पराठे खाकर तो मजा ही आ गया। इस ठंड में तुम्हारे ढाबे में आराम से बैठकर खाना खाने का मजा ही कुछ और है। बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, उदय भाई और सुरेखा भाभी के ढाबे की तो बात ही निराली है। गांव में इकलौता ऐसा ढाबा है ये, जहां के खाने का स्वाद एकदम घर के खाने के जैसा आता है। ना कोई मिलावट, ना कोई कुछ, सिर्फ प्यार रहता है इनके खाने में, है ना? धन्यवाद भाई साहब।
धन्यवाद भाई साहब। ग्राहक जब जब उनके ढाबे पर खाना खाने आते हैं वो उनकी तारीफें करते नहीं थकते हैं और हर किसी का दिल खुश हो ही जाता है। प्रमोद कॉलेज से आकर अपने माता पिता का ढाबे पर हाथ बटाता है। पापा, माँ, आप दोनों अब थोड़ी देर आराम कीजिए। मैं आ गया हूं ना, मैं काम कर देता हूँ। जाइए, थोड़ी देर हीटर के पास बैठ जाइए। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, कहीं आप दोनों बीमार न पड़ जाओ। ठीक है बेटा, सच में हमारा प्रमोद बहुत समझदार और गुणी है। भगवान सभी को प्रमोद जैसा ही बेटा दे। हाँ सुरेखा। अच्छा प्रमोद बेटा, तुमने घर का हीटर तो ठीक कराया है ना? वो पुराना वाला, नाना जी को कहीं ठंड न लग जाए। पापा आप फिक्र मत कीजिए, मैंने वो पुराना वाला हीटर ठीक करा दिया है और नाना जी के लिए नए स्वेटर और मफलर भी ला दिए हैं। हाँ चलो ठीक है, बहुत खूब बेटा। उदय का बड़ा भाई प्रताप और उसकी बीवी मेनका भी उसी गांव में रहते हैं। उन्हें उदय की तरक्की से खूब जलन होती है। वो दोनों उन लोगों से जरा भी बात नहीं करते हैं। देख लिया जी आपने, कैसे खुशियां मना रहे हैं वो लोग। ऊपर से वो उदय और उसका बेटा प्रमोद, सब कुछ कितना अच्छा चल रहा है उनका। मुझे तो कुछ सहा नहीं जा रहा है। मुझे भी नहीं मेनका, हमारा कारोबार ठप पड़ा हुआ है। हमारा बेटा बिगड़कर भाग चुका है हमें छोड़कर, और मेरे छोटे भाई के जीवन में इतनी सारी खुशियां हैं। ये नहीं हो सकता, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अब उदय के जीवन में दुखों के काले बादल मैं लाऊंगा। प्रताप और मेनका दोनों उदय के एक्सीडेंट की योजना बनाते हैं और प्रताप मौका ढूंढते ही जब एक दिन उदय को अकेला सड़क से जाते हुए देखता है, वो तुरंत उसे अपनी गाड़ी से ठोक कर चला जाता है, जिसके चलते उदय को गंभीर चोट आ जाती है और वो एक पैर से अपाहिज हो जाता है। पैसों की कमी के चलते हॉस्पिटल बिल भरने के लिए उन्हें अपना ढाबा तक बेचना पड़ता है। पापा, पापा, अब आप कैसे हो? आपको दर्द तो नहीं हो रहा है ना? नहीं प्रमोद बेटा, मैं अब ठीक हूं। अब तो बस इस व्हील चेयर पर ही जीवन गुजारना है। ढाबा था वो भी चला गया, पता नहीं अब क्या होगा। नहीं पापा, आप फिक्र मत कीजिए। आप पैर से अपाहिज हुए हैं, हाथों से नहीं। अभी भी घर बैठे आप और माँ दोनों साथ मिलकर वहीं बढ़िया खाना बना सकते हो और हम उसे बेच सकते हैं। लेकिन कैसे प्रमोद बेटा? नाना जी की पुरानी साइकिल है ना, मैं उस पर सारा खाना रखूंगा और गली गली जाकर खाना बेचूंगा। हाँ सुरेखा बिटिया, दामाद जी, मुन्ना एकदम सही कहत रही। इतनी ठंड माँ कौन ढाबे पर आएगा भी नहीं। उसे बेहतरी ही है कि मुन्ना सबका घर में जा कर खाना बेचेगा। एकदम सही चुनाव सुझाव है मुन्ना का। हमारा आशीर्वाद तुहार साथ ही है। जा बेटवा, खूब तरक्की कर। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना, लेकिन ठंड में साइकिल चलाना बहुत मुश्किल होता है बेटा। आप चिंता मत कीजिए पापा, आपका बेटा आपके जैसा ही ताकतवर है। उदय और सुरेखा दोनों मियाँ बीवी घर पर स्वादिष्ट खाना बनाया करते हैं और उसी खाने को प्रमोद साइकिल पर रखकर बेचने जाया करता है। इस तरह वो दिन रात बहुत कमाने लगता है। प्रमोद पढ़ाई और काम दोनों को बखूबी संभालने लगता है। अरे वाह वाह प्रमोद बेटा, तुम अपने पापा की इस प्रकार मदद कर रहे हो, ये देखकर सच में बड़ा ही आनंद आ रहा है। अपने पापा का ध्यान रखना और जल्द ही उन्हें ठीक करके देना बेटा। जी काका जी। प्रमोद साइकिल पर खाना बेचते हुए भी बहुत प्रगति करने लगता है और अब धीरे धीरे उनके परिवार में खुशियां वापस लौटने लगती हैं। ये देख प्रताप और मेनका दोनों की जलन अब पहले से और ज्यादा बढ़ जाती है। ये कैसे हो सकता है? एक ही महीने में सब कुछ ठीक कैसे होने लगा है? हमें उस उदय का इतना बड़ा एक्सीडेंट किया है? लेकिन उसके बाद भी ये लोग टस से मस नहीं हुए हैं। प्रमोद कॉलेज और साइकिल ढाबा दोनों संभाल रहा है और अपने परिवार का पेट पाल रहा है। प्रमोद कुछ ही महीनों में ढेरों पैसे कमाकर अपने पापा का एक बड़े डॉक्टर के यहाँ इलाज करवाता है और प्रोस्थेटिक लेग बैठाकर उदय फिर से चलने लगता है, जिसके बाद वो लोग फिर से जुटाए हुए पैसों से अपना नया ढाबा खोलते हैं और ये देख प्रताप का गुस्सा और बढ़ जाता है। नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता है। उदय का पैर ठीक होकर वो फिर से खुश नहीं रह सकता। इस बार मैं ऐसा वार करूंगा, ऐसा नुकसान करूंगा उन लोगों का कि वो लोग उसकी भरपाई कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन आप ऐसा क्या करेंगे जी? प्रताप अब उदय के ढाबे को जलाने की योजना बनाने लगता है। ये रहा कैरोसिन। आज रात को जब सारा गांव चैन की नींद सोएगा, तब हम अंधेरे में मौके पे चौका मारेंगे और वहां जाकर उदय का ढाबा जला देंगे। हाँ जी, ये सही रहेगा। ये तो बहुत ही कमाल का सुझाव है जी आपका। लेकिन वो केरोसिन का ढाबा प्रताप के घर पर ही लीक हो जाता है और गलती से चूल्हा जलाते वक्त माचिस की तीली फर्श पर फैले केरोसिन पर जाती है और प्रताप और मेनका का घर ही जलने लगता है। अरे नहीं, अरे बचाओ, बचाओ! नहीं, ये तो हमारे घर में ही आग लग गई मेनका। ये क्या हो गया? मेनका और प्रताप आग में फंस जाते हैं, लेकिन तभी उनके घर से गुजर रहा साइकिल पर सवार प्रमोद ये सब देख लेता है और वक्त रहते वो उन दोनों को आग में से बाहर निकालकर उनकी जान बचा लेता है। ताऊ जी आप दोनों ठीक हो ना? हाँ प्रमोद बेटा। प्रमोद उन दोनों को अपने घर ले जाता है और वो दोनों को उदय ही अब सहारा देता है। ये देख कर प्रताप और मेनका को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मुझे माफ कर दो उदय। तुम्हारा बड़ा भाई होकर भी मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। पहले तुम्हारा एक्सीडेंट किया और आज मैंने तुम्हारे ढाबे को जलाने की योजना बना रहा था, लेकिन मेरा घर ही जलकर राख हो गया। आज हम दोनों को समझ आ गया है देवर जी कि चाहे आप मन में कितनी भी खटास रख लो, कितनी भी नफरत रख लो, अंत में सके खून के रिश्ते ही काम आएंगे। और आज हमें सच में अपनी काली करतूतों पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। हमें तहे दिल से माफ कर दीजिए आप सब। पूरा परिवार प्रताप और मेनका को माफ कर देता है और उस दिन के बाद सभी एक साथ खुशी से रहने लगते हैं और उदय का ढाबा और ज्यादा तरक्की करता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।